नमस्ते। लाइव में आपका एक बार स्वागत है। अ, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अ, मायावती जी कल से मैदान में को आ गई हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कल आके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी वो क्यों नहीं आ रही थीं और क्यों नहीं एक्टिव थीं, इत्यादि-इत्यादि। लेकिन उनके मैदान में आ जाने से थोड़ा गर्माहट और थोड़ा बीएसपी भी रेकनिंग में जिसको कहते हैं आ गई। क्योंकि बीच में हो रहा था कि मायावती जी शायद कैंपेन में नहीं आएँगी, सीरियस नहीं है, इत्यादि-इत्यादि। तो अब उस रेफरेंस में उनके एक्टिव उसमें आ जाने से थोड़ा बीएसपी वालों का भी जोश हो गया है। और एक वर्ग ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि बीएसपी भी अब एक इम्पोर्टेंट रोल करेगी। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं जल्दी से एक आपको इसलिए ये आंकड़े बता दे रहा हूँ कि फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए बीएसपी 1984 में काशीराम जी ने इसको बनाया। उसके बाद मायावती जी को उन्होंने आगे करके इसकी एक तरह से नेतृत्व सौंपा। मायावती जी 95 में मुलायम सिंह यादव जी के साथ इन लोग ने मिलकर सरकार बनाई, फिर 97 में बीजेपी, फिर 2002 से 2003 बीजेपी और 2007 से 2012 अकेले बनी। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन ये सफर मैं उसको अगर 93 से अगर शुरू करूं, जिसके जब उसके बाद वो मुलायम सिंह जी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। मैं वोट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। इस समय मैं सीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 93 में उनका 11% 11.12% था। मैं दशमलव नहीं बोलूंगा, अगर 0.5 से ऊपर होगा तो उसको राउंड ऑफ करके आगे कर दूंगा, कम होगा तो कम। तो 1993 में 11 दशमलव, 96 में 20 दशमलव, 2002 में 23 दशमलव, 2007 में 30 दशमलव, 2012 में 26 दशमलव, 2017 में 22 दशमलव। और मैं इसलिए बता दूं कि लोकसभा का चुनाव जब ऐसा कहा गया कि मोदी जी ने बिल्कुल स्वीप कर दिया, कोई सामने टिक नहीं पाया, तब भी उनको 19.5% वोट मिले थे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मतलब ये उनको वोट मिले और वो इसमें मतलब उनके वोट एक 20% के अराउंड हरदम कंसिस्टेंट रहे हैं। 2007 में जब उन्होंने अपनी सरकार बनाई तब, और जब पूरी मेजॉरिटी के साथ, तब वो 30% वोट थे। मैं सबसे पहले दारापुरी साहब जो हम सब लोगों से बहुत वरिष्ठ हैं, दारापुरी साहब का प्रशासनिक अनुभव तो है ही, सामाजिक अनुभव भी खूब है। और हम सब लोग भाई इनको देख के कभी-कभी लगता है कि जब सीए एनआरसी के लिए बहुत लोग पीछे पैर अपने खींच लिए थे क्योंकि पुलिस का डर था। वो इस उम्र में दारापुरी साहब उन लोगों के लिए जेल गए जो वैसे अगर सोचिए तो इनसे क्या लेना-देना था। लेकिन इनको लगा कि नहीं, देश में ये गलत हो रहा है, उन लोगों के साथ गलत है। उन लोगों के लिए खड़े हुए और वो किस तरह से सरकार ने इनको फँसाया वो एक अलग कहानी है, मैं उस पे नहीं आ रहा हूँ। दारापुरी साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी ऐसा कुछ जगह लग रहा है कि मायावती, एक्चुअली क्या हुआ है, मायावती जी बिल्कुल लो प्रोफाइल थी, कहीं आ नहीं रही थी, कहीं कुछ बात नहीं कर रही थी। तो मुझे उनका बार-बार ऐसा लगा कि वो वो उतना सीरियसनेस नहीं थी। कल से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई, आज फिर तो थोड़ा लोगों का उत्साह बढ़ गया और खास करके बीएसपी के लोगों का। और कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि अब मामला त्रिकोणीय हो गया है, मतलब जो सपा और बीजेपी के भी सीधी लड़ाई थी, उसमें बीएसपी भी एक फैक्टर हो गई है। तारापुरी साहब, आप जरा इसको ठीक से आराम से समझाइए। जी, जी। जी, देखिए ये बात तो सही है कि मायावती के आने से हेलो, जी, हेलो, जी, सुनाई दे रहा हेलो। है, हाँ, सुनाई दे रहा है। मायावती पहले बहुत शांत रही और सब लोगों में ऐसा इंप्रेशन गया कि मायावती इस बार बहुत लो प्रोफाइल में रहेगी, बहुत एक्टिव नहीं होगी। पर अब जब उसने रैलियां करनी शुरू की है तो उसमें एक तो खैर भीड़ काफी अच्छी हो रही है। उससे उसकी एक एक्टिविटी दिखाई देने लगी है। अच्छा, ये एक्टिविटी इसलिए भी थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि जो बसपा का कमिटेड वोट मतलब बहुत इंथुजियास्टिक रहता है। और दूसरा ये भी है, मैं जानता हूं केवल बसपा ही नहीं बाकी पार्टियों के बारे में भी,
जब एक जगह रैली होती है तो इर्द गिर्द के काफी लोगों को मोबिलाइज करके वहां लाया जाता है, ताकि वहां ज्यादा भीड़ जो है वो दिखाई दे। और जो विधायक होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जुम्मे होता है कि आपको अपनी कंस्टिट्यूएंसी से कम इतने इतने लोग लाने हैं। तो इसीलिए बसपा की जो रैलियां हुई है उसमें भी भीड़ दिखाई दिखाई दी है। परंतु एक चीज है कि अभी तक जो एक इम्प्रेशन है या पिछले चुनाव वाला है, उसमें जो मायावती का कमिटेड वोट था, अ, उसके उसमें काफी मतलब एक गिरावट आती दिखाई देती है। जैसा कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें भी गिरावट उसके परसेंटेज ऑफ वोट में आती दिखाई दी है, ये जो है। और अभी तक ऐसा माना जाता था कि जो दलित वोट है वो मोनोलिथिक वोट है, कि वो सब दलित जो है सारे एक जगह वोट करते हैं। परंतु 2012 से मतलब ये ऐसा हो गया कि वो वोट जो है उसके अंदर जो कई इंपॉर्टेंट जातियां थी, यद्यपि उनकी संख्या कम है, वो बसपा से अलग हो गई। जबकि उससे पहले जो चुनाव थे उनमें वो उपजातियां भी इनके साथ थी। तो उस तरीके से मायावती का केवल मोस्ट कमिटेड वोट बचा है, बाकी वाला वोट जो है जो वैसे जुड़ा था वो उसे अलग हो गया है। अच्छा, इसमें भी ये जो इधर चल रहा है, इसमें भी मायावती का वोट जो कमिटेड वोट था उसके अंदर भी काफी कमी आती हुई दिखाई देती है। क्योंकि मायावती के इनएक्टिव रहने से और जो दलित मुद्दे हैं या दलित अत्याचार की जो घटनाएं हुई हैं उनमें उस प्रकार की सक्रियता ना दिखाने से दलितों के अंदर एक मायूसी आई है कि मायावती को केवल चुनाव तक मतलब है, दलितों के जो बाकी मुद्दे हैं उनसे मायावती को कुछ लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि जो पिछला चुनाव हुआ उसमें काफी सारा वोट जो है वो दलित वोट जो है वो भाजपा को चला गया, सपा को भी गया, सपा को भी गया। तो उस तरीके से अब ये जो चुनाव है इसमें मायावती का वोट परसेंटेज क्या रहेगा, इसके बारे में काफी एक मतलब शंका है कि क्या जितना पहले परसेंटेज था उतना ही बना रहेगा या उसमें गिरावट आ जाएगी। ये इस चुनाव में एक नई परिस्थिति जो है वो सामने आ रही है। मैं एक चीज और, क्योंकि ऐसा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो वोट था, बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि चंद्रशेखर रावण जी एक नए उभरते हुए यूथ लीडर हो रहे हैं और वो जी। सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव हैं, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, इत्यादि इत्यादि। हम्म, लेकिन ऐसा लगा कि वो कुछ नॉन स्टार्टर टाइप हो गए, क्योंकि एक समय ऐसा आ रहा था कि लग रहा था वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, फिर हुआ वो सपा के साथ जाएंगे, हम्म, फिर उनकी सीट की जी बात जी। बनी नहीं। तो हम्म, कहीं एक जगह था कि मायावती जी को मैं यूज नहीं कर रहा हूं टर्म की चैलेंज करने वाला, जी पर एक कोई जी जी। व्यक्ति जो उसमें थोड़ा सा वोट का हिस्सा लेगा, वो बाहर हो हम्म, गए हैं। अच्छा, वो जी आके जी। गोरखपुर में लड़ रहे हैं। गोरखपुर में योगी जी के अगेंस्ट उनका लड़ने का केवल हेडलाइन ही लगता है जी कि उनको चाहिए, बाकी जी क्या लड़ने का मतलब है। खैर, जी 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 जी। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर जी के सपा के साथ हट जाने से दलित वोट जो एक समय माना जाता था मायावती वती जी के साथ है, बहुत पहले कांग्रेस के साथ था, उसमें से अगर कुछ टूट हम्म। रहा था तो वो वापस भाजपा में जाने की बात थी कि कांग्रेस में जाने की बात थी, क्योंकि दोनों लोग इसके दावेदार थे। देखिए, ऐसा है, जो चंद्रशेखर है उसकी जी। राजनीति कोई गंभीर राजनीति नहीं है। जी। वो भी जैसा आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जो है मुख्यतः ये करता रहा है। और जी। और उसमें दलित एजेंडा की कमी रही है कि उसने अपना जो दलित एजेंडा है, वैसे तो मायावती ने भी कभी अपना दलित एजेंडा वो डिक्लेयर नहीं किया और चंद्रशेखर ने भी नहीं किया। वो केवल काशीराम के नाम पर, मायावती को टारगेट करके काशीराम के नाम पर राजनीति करना चाहता है। और अभी तक जो उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रहा है वो एक अवसरवादी रहा है। बिहार में जैसे पप्पू यादव के साथ कर लिया। अच्छा, यहाँ पर भी जो है कोई उस प्रकार से गंभीर राजनीति नहीं दिखाई। अब जिसके कारण दलितों का कुछ हिस्सा तो है, खासतौर से जो यूथ है, जिनके अंदर एक आक्रोश है, मायावती से असंतोष भी है, वो उसके साथ मतलब दिखाई देता है।
परंतु वो इतना नहीं है कि जो उसको सीट जिता सकेगा। और इस दौर में जो चंद्रशेखर ने अभी जो जिस प्रकार का बिहेवियर वो कर रहा है कि योगी जी के खिलाफ जो है वो गोरखपुर में जाके लड़ रहा है, उसका क्या मतलब है? अगर वो गंभीर राजनीति करता होता तो उसको कुछ गिनी चुनी जगह पे लड़ना चाहिए था। अगर चलिए मान लिया कि गठबंधन नहीं भी हुआ, वैसे तो उस गठबंधन में भी बहुत ज्यादा डिमांड करना भी उचित नहीं था कि आप अभी कल आप राजनीति में आए हैं और आप अपेक्षा करें कि इतनी सीटें मुझे कोई स्थापित पार्टी दे दे, वो नहीं देगी। तो मेरे विचार में वहां भी इनकी जो मतलब समझ है वो ठीक नहीं रही है। जो सपा के साथ अगर 2 सीटें भी उनको मिल रही थी तो मेरे ख्याल में उनको 2 ले लेनी चाहिए थी और 2 पे उनको जीत दर्ज करनी चाहिए थी, ताकि आपका खाता खुलता और आगे लोगों में एक जोश आता। परंतु वो ना करके वो मतलब टॉकिंग बिग, मतलब बड़ी बड़ी बातें करो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम सारी सीटों में लड़ा देंगे, ये मतलब नॉन सीरियस पॉलिटिक्स की एक इंडिकेशन है। और गोरखपुर में तो सब जानते हैं कि भाई योगी जो वहां इतने स्थापित हैं, इतने सालों से हैं, तो आप उनको हराने की स्थिति में कैसे हो सकते हैं? तो इससे जो दलित हैं, जो देखिए कुछ जोशीले लोग होते हैं, जो कमिटेड होते हैं, वो तो चंद्रशेखर के साथ दिखाई देंगे। परंतु जो बाकी लोग जो एक अपेक्षा कर रहे थे कि चंद्रशेखर एक विकल्प बन सकता है, जब विकल्प बने, वो लोग जो है चंद्रशेखर से मतलब जो है वो डिसइल्यूजन हो गए हैं, उनका वो जो है भंग हो गया है। तो इसलिए चंद्रशेखर से भी इस चुनाव में कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। अब वो जो वोट है जो चंद्रशेखर की तरफ जा सकता था, नहीं जाएगा, तो उसका मायावती को वो वोट वापस जा सकता है, ये एक संभावना मतलब है उसमें। जी। अच्छा, एक चीज बताएं दारापुरी साहब, क्योंकि जब काशीराम साहब ने इस पार्टी को, जिसको कहते हैं ना कि एक एक मतलब बिल्कुल स्क्रैप से शुरू किया था। डॉक्टर अंबेडकर को की मृत्यु हुए बहुत साल हो गए थे, दलित आंदोलन इस तरह से कोई वो नहीं हो पाया था, लेकिन काशीराम जी ने इसको कहते हैं तिनका 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 करके वामसे बनाए, इस आंदोलन को एक रूप दिया, एक इसका वो हुआ, इसकी एक ताकत बनाई। और उसके बाद ये आंदोलन बीएसपी के रूप में, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इसकी कुछ हैसियत रहती थी। उत्तराखंड अभी जब हुआ, लेकिन धीरे 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 वो जो एडवांटेज है, वो मायावती जी इतना इतना क्लोज डोर रहती हैं। मैं मतलब वो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, जैसे जब वो यहाँ चीफ मिनिस्टर भी थी, वो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठती ही नहीं थी, शायद 10 दिन भी नहीं आई, वो अपने घर से चलाती थी। कुछ लोगों का कहना ये है कि उनको कुछ लोग ये डरा के रखते हैं कि आप बाहर जाइएगा अपने स्वार्थ के लिए, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको डरा के रखते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि वो आंदोलन, पूरा जो आंदोलन काशीराम जी ने खड़ा किया था और जिसके साथ उनकी एक बड़ी सोच थी, मतलब काशीराम जी इस देश की व्यवस्था और उसको परिवर्तन चाहते थे, सामाजिक परिवर्तन की तरफ उनका सारा कुछ आंदोलन था, उसको कहीं नहीं ठेस लगी है। वो देखिए, ये इसमें कोई संदेह नहीं कि काशीराम ने काफी मेहनत की थी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के विघटन के बाद जो एक मैदान खाली था, उस खाली मैदान को भरने का काम जो है वो काशीराम ने किया था। और दलितों ने बड़ी अपेक्षा के साथ जो है काशीराम के साथ जो है दलित जुड़े थे। और परंतु उनकी राजनीति की सबसे बड़ी जो कमी थी, कमजोरी थी, वो थी अवसरवादी राजनीति की। वो कहते थे हम सैद्धांतिक राजनीति नहीं करते हैं, हम अवसरवादी राजनीति करते हैं। और जहां अवसरवाद की राजनीति होती है, वहां जो सौदा होता है उसमें कभी आपको फायदा होता है, कभी आपको नुकसान होता है। तो शुरू में उन्होंने जो सौदा किया, वो खैर सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना तो खैर एक बहुत अच्छी रणनीति थी, जिससे दोनों पार्टियों को फायदा हुआ। परंतु बाद में फिर जो सत्ता तुरंत हाथ में लेने वाली जो बात थी, जबकि उस समय उनकी हैसियत उतनी बड़ी नहीं थी कि वो इंडिपेंडेंटली उस तरीके से कुछ कर पाते। और फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने उसी पार्टी से सहारा लिया जिसको वो नागनाथ ना जाने क्या क्या कहते थे। तो उससे आम लोगों में ये चला गया कि इनका जो मुख्य ध्येय है राजनीति का, वो केवल सत्ता पाना है। उसमें ना कोई डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत की बात है, ना जाति को खत्म करने की बात है, केवल एक सत्ता लेके उसका लाभ कमाने की बात है। और जब तक काशीराम रहे तब तक जो है, जैसा वो कहते हैं, उनका इकबाल जो है वो चलता रहा।
परंतु उसके बाद मायावती ने जब बिल्कुल उसको एक कमर्शियल बना दिया। अब बताइए, अगर पार्टी टिकट बेचने लग जाएगी तो टिकट खरीदने के लिए तो वही लोग आएंगे जिनके पास पैसा होगा, तो वो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद फिर उसका उसका रिटर्न लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली बसपा में यही होता रहा है। दलितों के नाम पर, ठीक है, दलितों का जुड़ाव था, दलितों की अपेक्षा थी, ना तो आपने कोई दलित एजेंडा बनाया, ना आपने सत्ता में रहते दलितों के लिए कुछ विशेष किया। वो एक अलग बात है कि भाई लोगों को एक, जैसा वो कहते हैं कि उनका उनका एक मनोबल ऊंचा हुआ। अब मनोबल ऊंचा रहने की भी सीमाएं होती है। अगर आप पेट से भूखे हैं, आप बेरोजगार हैं, आप डिपेंडेंट है, तो आपका मनोबल बहुत बहुत दिन नहीं नहीं चल सकता, क्योंकि जो जमीनी सच्चाई होती है आपको उसका सामना करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है। तो बसपा के साथ यही हुआ कि उसका अंदर का जो भ्रष्टाचार था, व्यक्तिगत छोड़ लीजिए, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार था, टिकट बेचने का था, फिर कोई एजेंडा नहीं है, उससे बसपा जो है वो दलितों की अपेक्षा पर पूरा नहीं उतर पाई। पर उसके बावजूद भी दलित फिर भी कुछ अपेक्षा करते हैं कि शायद मायावती अब बदल जाए। परंतु इधर हम देख रहे हैं कि 2000 ये पिछले वो चुनाव में हारने के बाद मायावती ने कोई परिवर्तन नहीं दिखाया, अपनी रणनीति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाया, और ना दलित मुद्दों को लेकर कोई सक्रियता दिखाई है। इसलिए दलितों के काफी बड़े हिस्से का मायावती से मोह भंग हो चुका है, और बसपा का वो जो रुतबा था वो काफी नीचे आ चुका है। तारापुरी साहब, मैं इस पे भी पूछना चाहता हूँ, जी क्योंकि आज भी ये हालत है, क्यों नहीं कोई इसका बोलने वाला है? वो देखिए, ऐसा है कि ये तो आप एक फोटो देख रहे हैं, यहाँ तो लगातार गटर में लोगों की मौत होती है, गटर सफाई में मौत होती है। और उसमें जबकि 1993 का एक कानून बना था कि एक तो ये जो ड्राई लैट्रिन्स हैं कि इनको अगर कोई रखता है तो वो अपराध होगा अगर ये साफ करवाता है, उस पर कुछ नहीं हुआ। और दूसरा, ये जो गटर सफाई है, अब ये दुनिया भर में देशों में होती है, पर वहां लोग मशीनों से करते हैं और मशीनों से हो जाती है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने इस दिशा में कुछ थोड़ा काम किया भी है, उन्होंने छोटी छोटी मशीनें वो एंगेज कर ले खरीद के उससे शुरू किया। परंतु सबसे बड़ा इससे जुड़ी हुई बात यह है कि हमारा जो स्वच्छ भारत का जो लंबा चौड़ा ये जो इतने दिनों से हंगामा चल रहा है, स्वच्छ भारत ने इन लोगों को गटर में गैस से मरने से बचाने के लिए क्या किया कि क्यों नहीं स्वच्छ भारत में केवल वो लेटरिन बना देना, वो भी गांव देहात में कितनी बनी कितनी नहीं बनी वो एक अलग बात है। परंतु सबसे जरूरी ये था कि ये शहरों के अंदर, शहरों में ये सब जो गटर वगैरह है उनको, उनकी सफाई के लिए सरकार ने क्या किया, उसका मैकेनाइजेशन क्यों नहीं किया गया। दुनिया भर की मशीनें हैं, तो ये वो इसीलिए भी है क्योंकि जब मायावती भी थी तो उन्होंने भी इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया था। और छोड़ लीजिए, कम से कम वो उत्तर प्रदेश में जो कानून था उस कानून को अगर वो सख्ती से लागू करवाती कि ड्राई लैट्रिन्स कोई नहीं रहेगी, सब जो है वो अपना वेट लैट्रिन्स होगी, परंतु उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ये बात सही है कि ये वर्ग जो है, जो सबसे कठिन और सबसे गंदा काम करता है, उसकी मुक्ति के लिए ना तो किसी दलित पार्टी को चिंता है, और खैर दूसरी पार्टियों से तो इसकी अपेक्षा करना भी बहुत मुश्किल है। और ये हमारे देश के माथे पर एक सबसे बड़ा कलंक है कि आज भी हमारे यहाँ हाथ से ये सब होता है, गटर में उतरना पड़ता है, निरंतर मौतें होती है। मैं दारापुरी साहब आपसे के पास आ रहा हूँ, एक चीज और, क्योंकि मैं दो तीन चीजें देख रहा हूँ। प्रियंका गांधी की एक क्रेडिट माननी होगी कि वो भी भाई दो महिलाएं, एक तरह से यूपी की राजनीति में, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी, दो युवा पुरुष, और एक तरफ दो महिलाएं, मायावती जी और प्रियंका गांधी जी, चार उस पर। प्रियंका गांधी हरदम लड़ती हुई दिखाई दे रही है, मतलब वो, उनको सीट कितनी मिलेगी मुझे नहीं मालूम, उनके कितने वोट परसेंट आएंगे मुझे नहीं मालूम। आज भी उनको जब कैंपेन करते हुए देखा तो पानी पड़ रहा था, और उस पानी में भी वो बरसात हो रही थी, चल रही थी। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है, इस कनेक्ट को जो शायद मायावती जी मालूम नहीं क्यों इस तरह की पॉलिटिक्स वो नहीं करती हैं। वो कैंपेन जाएंगी, एक जगह बैठ लेंगे, वो कर देंगी और फिर निकल जाएंगी। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक उनका कनेक्ट दूर होता जा रहा है, वो लोगों को की नब्ज पकड़ने में?
वो देखिए ये बात तो सही है कि प्रियंका गांधी जो हैं वो जब से उत्तर प्रदेश में आई है, वो उन्होंने बहुत सक्रियता दिखाई है। जहाँ दलित अत्याचार के मामले थे वहाँ पर भी उन्होंने तमाम जोखिम उठाते हुए वो गई है और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और एक जैसा वो कहते हैं कि हलचल तो पैदा की है। वो एक अलग बात है कि जमीन पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो उतनी उतनी मात्रा में या उस स्पिरिट के साथ नहीं है। तो मायावती ठीक है, वो स्थापित नेता है, उसका एक कमिटेड वोट बैंक है, वो एडवांटेज उसको है। परंतु प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी काफी एक पहचान बनाई है और दलितों के बीच में भी एक मैसेज गया है। वो जैसा वहां आगरा में गई, हाथरस में गई, दूसरी जगह भी गई वो जो है, तो दलितों के अंदर भी उनकी एक स्वीकृति बनी है और दलित भी मतलब कांग्रेस के साथ जुड़ने की बात थोड़ा सोचने लगे हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ दलितों का तो काफी पुराना रिश्ता 40 साल का रहा है। तो अब जो ये जो मायावती से जो मतलब कुछ लोग जो जैसा कहते हैं डिसहार्टन हुए हैं, उनका मोह भंग हुआ है, वो दूसरी जगह जा सकते हैं। उनमें से एक हिस्सा जो है वो कांग्रेस के साथ भी जा सकता है। मैं अब चलते-चलते जल्दी से क्लोज कर रहा हूँ। दारापुरी साहब आपसे एक लास्ट वर्ड ले लूँ फिर जी, साहब। मुझे जी, अभी जी। भी एक चीज़ लग रही है कि बीजेपी जो सबसे ऑर्गेनाइज़ पार्टी है, जो हरदम इलेक्शन रेडी रहती है, तैयारी पहले अगले इलेक्शन की, कल इलेक्शन खत्म होता है 5 साल, लेकिन इस बार उसका कुछ जैसे अभी भी चीज़ें फिक्स नहीं है। आज तक मैनिफेस्टो नहीं निकला है, आज तक उनकी पार्टी की लिस्ट नहीं निकली है। वो कुछ ना कुछ आपाधापी चल रही है। आपको लग रहा है कि बीजेपी में कहीं न कहीं कोई कन्फ्यूजन है इस समय? हाँ, नहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। दरअसल बीजेपी जो एक अपनी सेट लाइन पे जो चुनाव लड़ने का उनका जो एक बना हुआ था, वो सेट पैटर्न जो था वो उसको लागू करने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही है। वो अपना खास तौर से कम्युनल वाला जो एंगल था उनका या धर्म वाला था, वो लोगों में स्वीकृति नहीं बन रही और जिसको और फिर भाजपा के अंदर से जो लोग छोड़ के गए, उससे भी उनका एक अंदरूनी एक कमजोरी पैदा हुई है और जिसके कारण उनके अंदर एक बड़ी हड़बड़ाहट है और एक उनके अंदर मतलब एक चिंता भी है कि वो कितनी सीटें ले पाएंगे, कितनी सीटें नहीं ले पाएंगे। तो बीजेपी के अंदर जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, काफी गड़बड़ दिखाई देता है।